हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, उसके एलिमेंट्स की। सेल्स जो होती है उसमें सबसे पहले टीम बिल्डिंग होती है, देन सेल्स का प्रोसेस होता है, एंड आफ्टर दैट हम उसका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि हमारी जो सेल्स है वो सेल्स मैनेजमेंट की जो हमने टीम बनाई थी और टारगेट सेट करे थे, तो उसके अकॉर्डिंग कितना ज्यादा हम सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए हैं। टुडे हमने करना है सेल्स मैनेजमेंट का स्कोप। तो जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं करी है अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो चैट बॉक्स में। ओके, सो आप देख सकते हैं कि सेल्स मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ही डाइवर्स है इसका सेल्स मैनेजमेंट का स्कोप। तो हम डिटेल में कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ तक ये जो सेल्स मैनेजमेंट है ये फैला हुआ है। तो स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है जी सबको? यस मैम। ओके जी, सबसे पहले देखिए सेल्स प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। जब जब हमने सेल्स मैनेजमेंट करना था, तो कल ही हमने किया था कि सेल्स मैनेजमेंट के अंदर जैसे कि वर्ड सेल्स और मैनेजमेंट दोनों से मिलकर जुड़ा है, यानी कि सेल्स के जितने फंक्शंस होंगे वो भी इसमें परफॉर्म होंगे, प्लस मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस हैं वो भी परफॉर्म होंगे। तो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं दैट इज जो कि स्टार्ट होता है प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग से, तो वो सेल्स मैनेजमेंट के अंदर होगा ही होगा, क्योंकि बेसिकली हमने प्लान करना है सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज की, हमारी एक्टिविटीज क्या क्या होंगी, हमने उसमें कहाँ से चीजें जो है हमारी हमने इनिशिएट करनी है, कौन से हमारे प्रोस्पेक्टिव जो हमारे कस्टमर्स हैं वो होंगे, किनको हमने टारगेट करना है, क्या हमारे गोल्स होंगे, कैसे हमने उसे अचीव करना है। जैसे कि हम प्लानिंग में करते हैं दैट व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड whom टू डू। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हम सेल्स प्लानिंग के अंदर भी या सेल्स मैनेजमेंट के अंदर भी डिसाइड करते हैं कि इन फ्यूचर हमने आखिरकार हमारे सेल्स के रिलेटेड हमारी एक्टिविटीज होंगी कैसे, और हमने उनको प्लान कैसे करना है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सो ये हमारे स्कोप का, ये हमारे सेल्स मैनेजमेंट के स्कोप में आता है। देन सेल्स बजटिंग है कि जैसे कोई भी अगर हम काम करेंगे मैनेजमेंट के अंदर या अपनी कंपनी के अंदर हम कोई भी चीज प्लान करते हैं, तो उसमें बजट का एक मेन रोल होता है। बजट हम सबको पता है कि हमें बेसिकली ये देखना होता है कि फंड्स आएंगे कहाँ से और हम उसे एलोकेट कहाँ कहाँ पे करेंगे, मतलब उन फंड्स को प्रिक्योर कहाँ से करना है और उनकी एलोकेशन कहाँ से करनी है, कि हमें रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा और हमें वो एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पे देने हैं। तो ये चीजें भी हमें डिसाइड करनी पड़ेगी, जो सेल्स मैनेजर है उसे एस्टिमेट करना पड़ेगा कि आखिर ये जो सेल्स मैनेजमेंट का फंक्शन है उसे करते हुए उसे कितने कितने खर्चे आएंगे और उसे वो खर्चे जो है वो कहाँ कहाँ पे जो है एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो उसे परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्लियर है जी? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट देखिए डिटर्मिनिंग स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें सेल्स मैनेजमेंट के अंदर ही अपना स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा जो सेल्स मैनेजमेंट या जो हमने सेल्स फोर्स बनाई है उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। कि सेल्स का कोई मैनेजर होगा, जैसे कल हम पढ़ रहे थे कि सेल्स सेल्स फोर्स के पहले सेल्स पर्सन है, देन सेल्स एग्जीक्यूटिव है, देन सेल्स का सुपरवाइजर है, देन सेल्स का मैनेजर है, देन रीजनल मैनेजर है। तो आपको वो हायरार्की भी जो है अपने आपके सेल्स फोर्स के अंदर वो आपको तय करनी पड़ेगी, सो दैट कोई भी होल एंड सोल पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल ना हो, पूरी की पूरी टीम जो है वो हमारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्ट्रक्चर जब हम क्रिएट करते हैं तो सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर देते हैं और वो पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए आगे ऑथराइज हो जाता है और लाइबल है कि वो अपनी जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो उसको फुलफिल करे और फिर कंपनी को रिपोर्ट करे कि हाँ जी उसने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं या नहीं अचीव कर लिए। तो आपको एक स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए भी सेल्स मैनेजमेंट की जरूरत है। एंड देन साइज ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको आपकी जो सेल्स है आपने किस लेवल की चूज की है।
कि आपने किस हद तक जाके सेल्स करनी है, उसका साइज कॉम्पोजिशन क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो जितने ज्यादा आपके टारगेट्स हैं, जितने बड़े आपके गोल्स हैं, उतनी ही बड़ी आपको सेल्स फोर्स या सेल्स ऑर्गेनाइजेशन या अपना जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके सेल्स के टारगेट बहुत ज्यादा हैं, तो अगर आप 2-3% रख लोगे तो ऑफकोर्स वो उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जितना बड़ा टारगेट है उसके इक्वल प्रोपोर्शन में आपको आपका सेल फोर्स जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा, सो दैट आपके जो टारगेट्स हैं वो उनके द्वारा अचीव किए जा सके। क्लियर है जी ये पॉइंट? हाँ जी, क्लियर है। यस मैम। नेक्स्ट देखिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब सेल्स मैनेजमेंट में हमें अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी करनी है। दैट मीन्स कि हमें अपना सेल्स पर्सनल जो है वो भी अपॉइंट करना है। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितनी सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट है और ऑलरेडी हमारे पास कितना सेल्स पर्सनल है। तो जितना हमें लेस पड़ेगा कि हमारे पास जितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है और जितने पर्सन हमारे पास है, उनका जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। वो उतने पर्सन जो हैं वो हमें हायर करने पड़ेंगे। प्लस जो पर्सन ऑलरेडी हैं उनको किसी तरह की कोई स्पेशल ट्रेनिंग देनी है, या उनको मोटिवेट करने के लिए किसी तरह का इंसेंटिव देना है, कोई उनको अलाउंसेस देने हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये भी सेल्स रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आप तय करेंगे। देन हायरिंग सेल्स पर्सनल। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास जो पर्सन है वो एफिशिएंट है या नहीं है, या आपको कमी पड़ रही है सेल्स फोर्स की, तो आपको वो पर्सन जो है वो अपॉइंट करने पड़ेंगे, उनकी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करनी पड़ेगी। और जो आप सिलेक्शन करोगे वो एफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि उनमें इतनी ज़्यादा बेटर स्किल्स नहीं है, तो आपको उनको बाद में ट्रेनिंग भी देनी पड़ सकती है। तो आपके पास यहाँ पे जितने भी वेकेंट प्लेसेस हैं सेल्स के, तो आपको उन सबके लिए जो है पर्सन्स भी अपॉइंट करने पड़ते हैं सेल्स मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स पीपल। वही जो अभी मैं बात कर रही थी कि जो भी पर्सन आप अपॉइंट करोगे, इट्स नॉट नेसेसरी कि उनके पास पर्टिकुलर स्किल या पर्टिकुलर नॉलेज हो सकता है कि उनके पास जो नॉलेज है वो सिर्फ प्रैक्टिकल है, बिकॉज उन्होंने कभी काम नहीं करा है, तो उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी। तो आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो। या हो सकता है कि उन्होंने पहले काम किया हुआ है, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, बट अभी जो आप उनको काम देने जा रहे हो वो बिट डिफरेंट है, या थोड़ा सा अलग तरीके का है, या थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव है, या बहुत इंटेंसिव वर्क है जिसके शायद उन्होंने काम नहीं किया है। तो उनको वर्क कंडीशंस अगर चेंज हो रही हैं तो उस अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। वैसे भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज जो इन्वायरमेंट है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, टेक्निकल चेंजेस आते रहते हैं, कॉम्पिटिटिव चेंजेस आते रहते हैं, मार्केट में टर्म्स चेंज होती रहती हैं, तो मार्केट के चेंजेस आते रहते हैं। तो उन सभी चीज़ों को ग्रैब करने के लिए, उनको प्रॉपर स्किल देने के लिए, उनको प्रॉपर नॉलेज देने के लिए, सो दैट वो अपनी जो जॉब की पोजीशन है उसकी स्किल को मैच कर सके, आपको टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है जी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस क्लियर है आपको? यस मैम। क्या होता है डिफरेंस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का? मैम ट्रेनिंग में उनको कुछ न्यूज़ सिखाते हैं, हाँ जी। मतलब, और डेवलपमेंट में उसके स्किल्स को और एनहांस कर देते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? जब उनको न्यू सिखाएंगे तभी भी तो वो इनहेंस ही होगा उनकी स्किल्स, कि नहीं? मैम वो कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देते हैं जो अपनी जॉब पोजीशन के लिए आते हैं, ओके, ताकि वो अच्छा कर सके। ठीक है, क्लोज। और कोई? हाँ जी, और कोई बताना चाहता हो डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? पढ़ा हुआ है आप सब लोगों ने? बताओ भाई। नहीं पता किसी को भी? हाँ जी, सिमर।
सिमर, why are you people not speaking? नहीं आता तो बोल दो ना कि नहीं आता। हाँ जी, मैम ट्रेनिंग उनकी एम्प्लॉय की जॉब रिगार्डिंग जो है उनको डेवलप करने के लिए रेचल पढ़ाने के लिए काफी ट्रेनिंग दी जाती है और जो डेवलपमेंट होते हैं वो रेचल और डिस्टर्बेंस है पर्सनालिटी वॉइस को में बेटा, वॉइस में डिस्टर्बेंस है, क्लियर नहीं आ रहा। ओके चलो मैं ही बता देती हूँ, जो मैम ट्रेनिंग, फिर शायद आपको कुछ हाँ जी, ओके तो जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है। जैसे किसी पर्सन ने स्टार्ट करा है कोई जॉब, तो उसे किसी चीज का मान लो कोई कोई सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपने बोला और उसको नहीं आता, तो वो उसको सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए आप जो है उसको ट्रेनिंग दे सकते हो। तो ये जो ट्रेनिंग होती है ये पर्टिकुलर इन नेचर होती है, तो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। आगे चल के जरूरी नहीं है कि जो न्यू पर्सन है उनको ही ट्रेनिंग देते हैं, आगे चल के कोई अदर पर्सन भी हो सकते हैं। तो अगर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है या किसी तरह का कोई भी चेंज आ रहा है, तो वो पर्टिकुलर एक स्किल सिखाने के लिए जब आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए उसे ट्रेनिंग देते हो, दैट इज ट्रेनिंग। कि उसको पर्टिकुलर वो चीज सिखानी थी, इसलिए आपने शॉर्ट टर्म में उसको वो नॉलेज प्रोवाइड करी है। लेकिन जो डेवलपमेंट है उसका स्कोप काफी वाइड होता है, दैट इज उसका स्कोप जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। उसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलरली उनके जो स्किल्स एंड नॉलेज है उसको हमेशा ही इन्हेंस करते रहते हैं। और उसको लाइक जैसे हमने जॉब रोटेशन कर दी कि पहले वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था तो उसने अकाउंट्स का काम सीख लिया, अब हमें लग रहा है कि उसको अकाउंट्स में और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें उसने सीख ली हैं, अब उसका लेवल जो है और भी वो चीजें ग्रैब कर सकता है। उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया है उसको, या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में डाल दिया है। तो जब आपको लगता है कि एक पर्सन हर एक चीज को ग्रैब कर रहा है, वो सीखते जा रहा है और आगे वो उस डिपार्टमेंट में या उस चीज में उसको वो कुछ भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है क्योंकि उसने सारी चीजें सीख ली है, तो उसको आप अलग 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 चीजें सिखाते रहते हो। तो ऐसे क्या होता है कि वो पर्सन की जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो काफी ज्यादा हो जाती है, उसको हर एक चीज की नॉलेज हो जाती है, प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ हो जाती है। तो वो पर्सन किसी भी जॉब पोजीशन के लिए अच्छे से ऑक्यूपाई हो जाता है कि वो कोई भी जॉब पोजीशन जो है वो हैंडल कर सकता है। तो दैट इज डेवलपमेंट, कि वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है जब पर्सन की ओवरऑल पर्सनालिटी जो है या ओवरऑल स्किल्स जो है उसमें इम्प्रूवमेंट करी जाती है। बट जो ट्रेनिंग है वो पर्टिकुलर कोई एक स्किल या पर्टिकुलर एक कोई नॉलेज जो है वो उसको सिखाई जाती है, दैट इज ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड डेवलपमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म। क्लियर है स्नेहा? अब यस मैम। बाकी तो बोल ही नहीं रहे हैं तो मैंने सोचा आपसे ही पूछ लूं मैं। क्लियर है फिर बाकी सबको भी? या स्नेहा ही बोल रही है? यस मैम, क्लियर है। ओके जी ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेवलपिंग सेल्स पर्सन ऑब्जेक्टिव। तो जब हम सेल्स मैनेजमेंट करते हैं इसके स्कोप में